कभी आपने किसी को इतना चाहा है कि उसके चेहरे में खुद को देखने लगे? ऐसी मोहब्बत जो शुरू होती है तारीफ से और खत्म होती है खालीपन पर। और आज तुम्हें कमेंट करके बताना है लास्ट में कौन किसको मैनिपुलेट कर रहा है। बर्लिन 1997 एक कवि राइनर मारिया रिल्के, एक देवी सी औरत लो एंड्रिया सालोमे, जिसने नीचे जैसे दार्शनिक को भी तोड़ दिया था। रिल्के ने उसे पढ़ा, समझा और धीरे धीरे उसके जैसा बन गया। हर पसंद, हर आदत, हर भाषा, हर सोच उसने खुद को भूलकर उसे अपना भगवान बना लिया। लेकिन लू को क्या चाहिए था? कोई जो उसकी पूजा करे या कोई जो उसके सामने खड़ा हो सके अपनी अलग पहचान लेकर। शुरुआत में वो मुस्कुराई रिल्के की भक्ति पर, लेकिन फिर उसने देखा यह प्रेम नहीं अधीनता है और उसने उसे छोड़ दिया। यही तो होता है मिररिंग का अभिशाप। शुरुआत में आकर्षक लेकिन आखिर में घुटन भरा। सिलेक्शन की सबसे गहरी चाल यही है किसी की आत्मा में उतरना। लेकिन अगर तुम वहीं अटके रहे तो एक दिन सामने वाला पूछेगा तुम कौन हो। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा किया है? किसी को इतना अपनाया कि आप खुद को खो बैठे? या क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपका ही अक्स बनकर आपका भरोसा जीता और फिर सब कुछ बदल गया? अब आपकी बारी है। कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी किसी में इतना खुद को देखा कि तुम खो गए? या कोई ऐसा इंसान जिसने तुम्हें आईने की तरह कॉपी किया और फिर गायब हो गया? क्या यह मोहब्बत है या सिर्फ एक रणनीति थी? कमेंट जरूर करना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी कहानी किसी और की आंखें खोल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। द आर्ट ऑफ सिडक्शन। लॉ 17 अक्टूबर 1961। अमेरिका की एक जानी अनजानी पत्रकार सिंडी एडम्स को वो मौका मिला जो बड़े बड़े नामचीन पत्रकारों के लिए भी एक सपना होता। उन्हें इंटरव्यू करना था उस वक्त के सबसे विवादास्पद और करिश्माई नेताओं में से एक को, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो को। सुकर्नो कोई साधारण नाम नहीं था। उन्होंने इंडोनेशिया को डच हुकूमत से आजादी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी और 1939 से ही देश के राष्ट्रपति बने हुए थे। लेकिन अब 60 के दशक में उनके साहसी विदेश नीति ने उन्हें अमेरिका की नजर में खलनायक बना दिया था। कुछ तो उन्हें एशिया का हिटलर तक कहने लगे थे। लेकिन सिंडी ने फैसला कर लिया था, वो डरेगी नहीं, झुकेगी नहीं। इंटरव्यू शुरू होते ही उसने मजाक में एक हल्की सी बात कह दी, एक ऐसा आइस ब्रेकर जो शायद किसी और ने उस दौर में सोचने की भी हिम्मत नहीं की होती। और कमाल देखिए, सुकर्नो मुस्कुराए, फिर हंसे और फिर वह दीवारें जो आमतौर पर उनके चारों ओर तनी रहती थी वो टूटने लगी। बातचीत घंटे भर से ज्यादा चली। इंटरव्यू खत्म हुआ तो सुकर्नो ने सिंडी को तोहफों से लाद दिया। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो तब शुरू हुई जब सिंडी न्यूयॉर्क लौट आई तो खुद राष्ट्रपति सुकर्नो के हाथ से लिखे दोस्ताना खत उसके पास आने लगे। कुछ साल बीते और फिर एक दिन उस आदमी ने, जिसने दुनिया को झुका रखा था, जिसे लेगान सेडर यानी महान प्रेम जाल रचने वाला कहा जाता था, उसने सिंडी एडम्स को एक प्रस्ताव भेजा, मेरे साथ मेरी आत्मकथा पर काम करो। सिंडी हैरान, वो जानती थी कि सुकर्नो औरतों के मामले में मशहूर थे, 4 शादियां कर चुके थे और सैकड़ों रिश्तों की चर्चाएं थी। वह बेहद आकर्षक थे और शायद सिंडी की तरफ झुके भी हुए थे। पर एक गंभीर सम्मानित काम, अपनी जिंदगी की किताब, इसके लिए उसी को क्यों चुना? शायद उसका आकर्षण और उसकी इच्छाएं इतनी ज्यादा थी कि वह इन बातों की परवाह ही नहीं करता था। पर प्रस्ताव ठुकराना मुश्किल था। जनवरी 1964 सिंडी दोबारा इंडोनेशिया लौटी। उसने तय किया रणनीति वही रखेगी जो पहले अपनाई थी। बोल्ड, बिंदास और बिना लाख लपेट के बातें करने वाली महिला, यही उसकी ताकत थी। पहले ही इंटरव्यू में उसने अपने ठहरने की व्यवस्था को लेकर तीखी शिकायत कर दी। इतना ही नहीं, उसने सुकर्नो से कहा, एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा हो कि मुझे यहाँ किस तरह के खास ट्रीटमेंट की जरूरत है। और चौंकाने वाली बात ये थी, सुकर्नो ने चुपचाप एक आज्ञाकारी सचिव की तरह वो पूरा पत्र अपने हाथों से लिखा और साइन किया। कभी कभी किसी को जीतने का सबसे असरदार तरीका होता है उनके दिल के स्वाभिमान को छू लेना, उनकी दुनिया में इस तरह घुस जाना कि वो तुम्हारे हिसाब से चलने लगे और उन्हें इसका एहसास तक ना हो। यही थी सिंडी की असली जी, ना जोर ना शक्ति, बस एक इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी। नरम मगर घातक, वो जो एक तानाशाह था अब एक आशिक जैसा लगने लगा था। सिंडी एडम्स के अगले मिशन में उसे इंडोनेशिया के कोने कोने में जाकर उन लोगों से मिलना था जो राष्ट्रपति सुकर्नो को उनके बचपन से जानते थे। लेकिन बात शुरू हुई एक और शिकायत से। सिंडी ने सुकर्नो से कहा कि जिस प्लेन में उसे सफर करना है वह न सिर्फ पुराना है बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। और फिर अपने चिरपरिचित अंदाज में बोली, सुनो डार्लिंग, मुझे लगता है तुम मुझे मेरा अपना प्लेन दे दो। सुकर्नो थोड़े झेपे मगर बोले, ठीक है। लेकिन सिंडी कहाँ रुकने वाली थी? एक प्लेन काफी नहीं है, मुझे कई प्लेन चाहिए, एक हेलीकॉप्टर भी और एक पर्सनल पायलट, वो भी अच्छा वाला। और चौंकाने वाली बात यह कि सुकर्नो ने सब मान लिया। अब यह साफ था, जिसे दुनिया एशिया का हिटलर कहती थी, वो इस औरत के आगे एक दीवाना आशिक की तरह झुका हुआ था। वो सिंडी की समझदारी और हाजिर जवाबी की तारीफ करता, उसके कपड़ों को नोट करता, तारीफें करता। यहाँ तक कि जब भी वो अपनी ड्रेस बदलती
सुकर्णो की नजरें सबसे पहले वहीं टिक जाती। एक दिन सुकर्णो ने खुद स्वीकार किया, जानती हो मैं ये आत्मकथा क्यों लिखवा रहा हूं? सिर्फ तुम्हारे लिए। अब जैसे हर मोहब्बत की दास्तान में होता है, वह पल भी आया। सुकर्णो ने धीरे धीरे इशारे देने शुरू कर दिए, पहले हाथ पर हाथ, फिर एक चुराया हुआ चुंबन। लेकिन सिंडी हर बार पीछे हट गई। उसने साफ कर दिया, मैं शादीशुदा हूं और खुश हूं, मिस्टर प्रेसिडेंट। उसे डर था कि कहीं अगर सुकर्णो का मकसद सिर्फ एक अफेयर होता तो यह पूरा बायोग्राफी प्रोजेक्ट वहीं खत्म हो जाता। लेकिन एक बार फिर उसका वही पुराना सीधा सपाट अंदाज काम आया। सुकर्णो ने न सिर्फ पीछा छोड़ा बल्कि वादा किया कि उसका लगाव अब सिर्फ प्लेटनिक रहेगा। शायद उसे किसी औरत से इस तरह दबकर रहना अच्छा लगता था। इंटरव्यू कई महीनों तक चलते रहे। धीरे धीरे सिंडी ने सुकर्णो में बदलाव देखे। वह अब उसी मजाकिया लहजे में जवाब देने लगा जिसमें सिंडी शुरुआत से बात करती थी। वह तानाशाह अब उसके मूड के मुताबिक ढलने लगा था। पहले जो आदमी सेना की वर्दी में या फिर इटालियन सूट्स में सजा रहता था, अब वही आदमी कभी कभी नंगे पांव आरामदायक कपड़ों में उसके सामने आने लगा। एक रात उसने कहा, तुम्हारे बालों का रंग मुझे बहुत पसंद है। सिंडी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह क्लियर रोल है, ब्लू ब्लैक शेड। सुकर्णो ने कहा, मुझे भी वही रंग चाहिए। वह समझी मजाक कर रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद राष्ट्रपति भवन से बुलावा आया, आओ मेरे बाल रंग दो, और सिंडी ने वह भी कर दिया। अब सुकर्णो और सिंडी दोनों के बाल एक ही रंग के थे। 1965 में वह किताब छपी। सुकर्णो एक आत्मकथा जैसा बताया है सिंडी एडमम्स द्वारा। अमेरिका में लोगों को हैरानी हुई जिसे वह क्रूर और घमंडी नेता मानते थे। वह इस किताब में बेहद चमकदार, समझदार और मोहक इंसान बनकर उभरा, और यह वही था जैसा सिंडी ने सबको बताया। अगर कोई उस पर शक करता तो वह बस इतना कहती, आप उन्हें नहीं जानते जैसे मैं जानती हूँ। किताब ने सुकर्णो को फायदा पहुंचाया। इंडोनेशिया में जहां उन पर मिलिट्री कू का खतरा मंडरा रहा था, वहां ये किताब उनके पक्ष में सहानुभूति लेकर आई। और सुकर्णो को कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि वह पहले से जानता था कि कोई सीरियस पत्रकार नहीं बल्कि सिंडी एडम्स ही उसकी असली कहानी दुनिया को बता सकती थी। असल में किसने किसे बहकाया, कहानी कुछ और ऐटी कहती है। ऊपर से देखने पर यह पूरा किस्सा ऐसा लगता है जैसे सुकर्णो एक आकर्षक महिला पत्रकार के प्रभाव में आ गया हो, मानो सिंडी एडम्स ने एक तानाशाह को अपना दीवाना बना दिया हो। लेकिन जरा ठहरिए, अगर आप ध्यान से देखें तो असली खिलाड़ी कौन था स्पष्ट हो जाएगा। यह खेल सुकर्णो का था। बहकाया गया नहीं बल्कि उसने बहकाया, और उसने यह सिडक्शन बिल्कुल पारंपरिक अंदाज में किया, एक क्लासिक श्रृंगार तंत्र की तरह। सबसे पहले उसने अपने शिकार का चुनाव समझदारी से किया। अगर वह किसी अनुभवी राजनीतिक पत्रकार को चुनता तो शायद वह इतना भावुक ना होता, और अगर कोई पुरुष होता तो शायद सुकर्णो का आकर्षण असर न करता। इसलिए उसने चुना एक महिला को, और वह भी ऐसी जिसकी पत्रकारिता की दुनिया ग्लैमर और हल्के फुल्के इंटरव्यूज तक सीमित थी। पहली मुलाकात में ही उसने वह मिक्स सिग्नल्स देने शुरू कर दिए। एक तरफ दोस्ताना व्यवहार, दूसरी ओर छुपे हुए इशारे। सवाल सिंडी के मन में खुद ब खुद उठने लगा, क्या वो सिर्फ अफेयर चाहता है? और यहीं से शुरू हुआ सुकर्णो का असली खेल। उसने सिंडी को पूरी तरह से इंडल्स करना शुरू कर दिया। हर शिकायत पर झुकना, हर मांग मानना और हर मूड में उसका साथ देना, यह कोई कमजोरी नहीं थी बल्कि एक शातिर चाल थी। किसी के स्पिरिट में प्रवेश करना। जब आप किसी को पूरी तरह झुकने का एहसास देते हैं, जब आप खुद को उसके रंग में रंग देते हैं, तो सामने वाला यह मान बैठता है, मैं ही काबू में रख रहा हूं सब कुछ, पर असल में वह खुद फंस चुका होता है। अब सवाल यह था, क्या सुकर्णो के छोटे छोटे पासेस सिर्फ उसकी वासना का नतीजा थे, या वह भी एक सोची समझी रणनीति थी? वह जानता था अगर उसने कोशिश ही नहीं की होती तो शायद सिंडी को बुरा लग जाता, क्योंकि कई बार महिलाओं को खुद के प्रति आकर्षण जताया जाना उतना बुरा नहीं लगता जितना लोगों को लगता है। और सुकर्णो इतना चालाक था कि अपनी हर पत्नी को यही यकीन दिलाता था कि वो ही उसकी सबसे खास है। जब उसने अपनी हरकतें पीछे छोड़ दी तब वह और आगे बढ़ गया। अब वो सिंडी के अंदाज को अपनाने लगा, उसके जैसे कपड़े पहनने लगा, यहाँ तक कि उसके बालों के रंग तक को कॉपी कर लिया। अब सिंडी को लगने लगा, ये वह आदमी नहीं है जिससे मुझे डर था, ये तो नर्म, समझदार और प्यारा इंसान है। उसे लगने लगा कि वह खुद इस रिश्ते की डोर थामे हुए हैं, पर वह नहीं जानती थी कि इस पूरी प्रक्रिया में उसकी खुद की भावनाएं कितनी गहराई तक जुड़ चुकी थी, जिसे वह सोचती थी कि उसने मोह लिया है।
असल में उसने उसे मोह लिया था और जो सुकर्ण चाहता था वही उसे मिल गया। एक विदेशी महिला पत्रकार जो उससे सहानुभूति रखे और दुनिया के सामने एक ऐसे राष्ट्रपति की तस्वीर पेश करे जो जालिम और थी द मोह लिया है सहानुभूति रखे, नहीं बल्कि मोहक और मिसअंडरस्टैंड हो। सभी सिडक्शन तकनीकों में किसी के स्पिरिट में घुस जाना सबसे शैतानी तरीका होता है, क्योंकि यह सामने वाले को यह महसूस कराता है कि वो तुम्हें बहका रहा है, जबकि असल में तुम्हारे जाल में वो धीरे धीरे उतर रहा होता है। तुम उसके मूड, उसकी पसंद, उसकी चाल ढाल को अपनाते हो और वह तुम्हें देखता है जैसे आईने में खुद को देख रहा हो। ऐसा महसूस होता है जैसे उसे कोई खतरा नहीं है और इसी भ्रम में वह अपने सारे हथियार छोड़ देता है। अब खेल पलट चुका है। अब तुम लीड कर रहे होते हो और वो तुम्हारी आत्मा में दाखिल हो चुका होता है। संगीत, जब तुम उनके जैसे बन जाते हो। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है दूसरे लोगों की जिद। हम कितनी कोशिश करते हैं कि लोग हमें समझें, हमारी बात मानें, हमारे नज़रिए को देखें, लेकिन होता क्या है? जब वह सामने होते हैं तो हमें लगता है कि वह सुन रहे हैं, शायद हामी भी भरते हैं। मगर जैसे ही हम नज़र से ओझल होते हैं, वह अपने ही पुराने विचारों में लौट जाते हैं। जिंदगी एक दीवार से टकराने जैसा बन जाती है। लेकिन क्या हम सिर्फ यही करते रहे शिकायत कि लोग हमें नहीं समझते, या फिर कुछ अलग आजमाएं? इस बार लोगों को दुश्मन या उपेक्षित ना समझो, बल्कि उन्हें ऐसे देखो जैसे कोई मोहक खिलाड़ी देखता है अपने शिकार को। लोगों को उनके आत्मकेंद्रित खोल से बाहर निकालने का सबसे प्रभावी तरीका है उनके भीतर उतर जाना, उनकी आत्मा में समा जाना। हम सब किसी ना किसी रूप में नार्सिसिस्ट होते हैं। बचपन में यह मात्रा ने गिहा देखा है। नार्सिसिज्म होता है हमारे शरीर के प्रति। हम अपने चेहरे, अपनी आंखों, अपने हाव भाव में उलझे रहते हैं। बड़े होकर यह बदलता है। हम अपने विचारों, पसंद, अनुभव और भावनाओं में लीन हो जाते हैं। हमारे चारों ओर एक अदृश्य खोल बन जाता है जो हमें दूसरों से अलग करता है। अब सोचिए, अगर आप उस खोल को तोड़ना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका क्या है? खुद को उनके जैसा बना लो, उनकी भाषा बोलो, उनके मूड में बहो, उनके जैसे सोचो और जो वो चाहते हैं वही पेश करो। इससे क्या होता है? उनकी असुरक्षाएं धीमे धीमे मिटने लगती हैं। उन्हें आपके अलगपन से कोई खतरा महसूस नहीं होता, बल्कि जब वह अपनी ही परछाई आप में देखने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि वह आपसे जुड़ रहे हैं, आप पर भरोसा कर सकते हैं। अब जब दीवार गिर चुकी है, आप धीरे धीरे उन्हें अपनी तरफ खींच सकते हैं और जैसे जैसे वह खुलते जाते हैं आप अपने विचार, अपने मूड, अपनी आग उन्हें सौंप सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया है एक तरह की हिप्नोसिस। सबसे छुपा हुआ लेकिन सबसे असरदार रूप है किसी को मनाने का। 18वीं सदी का चीनी उपन्यास द ड्रीम ऑफ द रेड चैम्बर इसका अद्भुत उदाहरण है। उसमें एक चरित्र है पावयू। सभी लड़कियां उसके मोह में डूबी रहती हैं। वह जरूर खूबसूरत है, मगर असली वजह है उसकी वह क्षमता, लड़कियों की आत्मा में प्रवेश कर लेना। उसने अपना बचपन लड़कियों के बीच बिताया था, उनकी भावनाओं, उनके डर, उनके रहस्यों को समझा था। इसलिए वह ना तो आक्रामक लगता है, ना ही कोई खतरा। वह उनके कमरों में आ जा सकता है, उन्हें बार बार नजर आता है और यही उसकी मोहकता को गहरा करता जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह स्त्री नहीं है, बल्कि एक पुरुष है जो हालात के मुताबिक अपनी मर्दानगी को ढाल सकता है। यह बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि स्त्री और पुरुष के बीच का अंतर ही तो मोहब्बत को संभव बनाता है, मगर साथ ही उसमें डर और अविश्वास का तड़का भी होता है। एक औरत अक्सर मर्द की आक्रामकता से डरती है। एक मर्द अक्सर औरत की आत्मा में प्रवेश ही नहीं कर पाता। इसलिए दोनों के बीच एक थोजियर्स दीवार बनी रहती है। पर इतिहास के सबसे बड़े मोहक पुरुष कैसनोवा हो या जॉन एफ कैनेडी, वे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना बचपन और युवावस्था महिलाओं के बीच बिताई थी, और उनमें एक हल्की सी स्त्रीणता भी थी जो उन्हें कोमल और समझदार बनाती थी। दर्शन शास्त्री सोरेन कियरकेगार्ड ने अपनी किताब द सेड्सर्स डायरी में कहा है, समय बिताओ उस लिंग के साथ जिसे तुम समझना चाहते। अपने शत्रु को जानो और उसकी कमजोरियों को अपने पक्ष में बदल दो। तो अगली बार जब कोई तुम्हें दीवार की तरह अडिग लगे, शिकायत मत करना। उसके भीतर घुस जाओ और उसे यह भाप शानना है महसूस होने दो कि तुम उसी का अक्सर हो।
हर इंसान खुद को समझा हुआ मानता है, मगर असली खेल वहीं शुरू होता है जहां कोई और तुम्हें तुमसे बेहतर पढ़ने लगे। कभी किसी ने तुम्हारे मूड को पकड़ लिया, तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारे जज्बात को महसूस कर लिया, और फिर धीरे धीरे तुम्हारी हंसी, तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार सब वैसा ही होने लगा जैसा वह चाहता था। ना कोई जोर, ना कोई जहर, बस तुम्हारे जैसा बनकर वो तुम्हें ही तुमसे अलग करने लगा। यही है मिररिंग, सबसे साइलेंट, सबसे पॉलिश और सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक चाल। वह तुम्हारे मूड में ढलता है, तुम्हारी भाषा बोलता है, तुम्हारे इमोशंस को वैलिडेट करता है, ताकि तुम्हें लगे यह इंसान मुझे समझता है। और जब तुम्हारा गार्ड गिरता है, तब असली नियंत्रण शुरू होता है। इस केस अब भार खाप अपरास कार्ड खेल में शिकार को कभी यह एहसास ही नहीं होता कि वह शिकार है। उसे लगता है वह खुद मोह रहा है, जबकि वह धीरे धीरे किसी और की दुनिया में खींचा जा रहा है। मगर ध्यान रखना, जो तुम्हें आईना दिखा रहा है वह अक्सर वही होता है जो तुम्हें खुद से काट रहा होता है। क्योंकि एक वक्त आता है जब तुम्हें महसूस होता है, मैं अब वैसा नहीं हूं जैसा पहले था। मेरे ख्याल, मेरी पसंद, मेरी आवाज़, सब कुछ बदला हुआ है। मगर क्यों? और तब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और पाते हो कि कोई था जिसने धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा की चाबी चुरा ली थी। यह वश नहीं होता, यह हिप्नोसिस होती है, मेंटल सिडक्शन, जो सबसे गहरी चोट करती है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम किसी से जुड़े हो या नहीं, सवाल यह है, क्या तुम आज भी खुद से जुड़े हो? क्या वो इंसान जिसे तुम आईना समझते थे असल में तुम्हारे दिमाग का प्रोग्रामर था? अब एक सवाल तुमसे, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई और धीरे धीरे तुम्हारी सोच, भावनाएं और पहचान चुरा ले गया हो, बिना जोर डाले? या क्या तुम कभी किसी के इतने करीब गए कि तुम्हें उसके रंग में ढलते ढलते खुद का रंग ही भूल गया? नीचे कमेंट में बताओ, ताकि लोग जाने कि सबसे खतरनाक मोहब्बत वो होती है जिसमें सब कुछ देने के बाद भी तुम खुद को खो बैठते हो।